गुड इवनिंग +1 बच्चों, हाउ आर यू? गुड. So +1 बच्चों, this is my 30th lecture. So in all these lectures we have discussed few topics: mathematical tool, motion in one dimension, vectors, projectile, और हमने लॉज ऑफ मोशन शुरू किया हुआ है। लॉज ऑफ मोशन में हमने फोर्स डिस्कस कर लिया है, मोमेंटम डिस्कस कर लिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो बच्चों, जैसा आपको पता है, ये सारी की सारी क्लासेस मेरे इस देश के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, इस देश को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो बच्चों, आज हम अपना लॉज ऑफ मोशन का नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक शांति पाठ करेंगे। ओम धियो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बतलाई थी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मेजर होती है। कैसे मेजर होती है ये मैंने बताया था कि F = क्या होता है, ma होता है। अब बच्चों, एक टर्म है हमारे पास, अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हो तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर आपके पास सपोज कर लो कि देयर आर टू फोर्सेस, दिस इज F1 वेक्टर and this is F2 vector. These are the two forces which are acting this point. So here these two forces are known as concurrent forces. और अगर सपोज कर लो आपके पास these are the three forces which are acting at this point, इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो here these are also known as concurrent forces. Means when number of forces are acting at a point, in that case those forces are known as concurrent forces. So बच्चों, अगर इन फोर्सेस की वेक्टर सम क्या हो? 0 हो, means here F1 वेक्टर plus F2 वेक्टर is equal to 0 हो, और here we can say F1 वेक्टर plus F2 वेक्टर plus F3 वेक्टर is equal to 0 है। अगर ये ऐसा है तो उस केस में क्या कहते हैं कि द सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर सपोज कर लो किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस इक्वल टू 0 है, इन दैट केस दैट सिस्टम इज कॉल्ड इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम कि वेक्टर सम ऑफ all the forces, not for 2, not for 3, if there are number of forces, means F1 vector plus F2 vector plus F3 vector dash dash, these are the number of forces acting on a system is equal to 0. In that case net force is 0. Net force 0 means कि body की acceleration क्या होगी? 0 होगी। Acceleration 0 होगी if the body is at rest और इन यूनिफॉर्म स्पीड, वो वही रहेगी। इन दैट केस द सिस्टम क्या कहेंगे? वो क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्स की जगह
टॉर्क होती है, वहां पे नेट टॉर्क 0 होती है। और जब आपके पास कोई सी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स भी 0 हो, नेट torque be 0, then it is said to be in pure equilibrium, means neither it is having translational motion nor it is having rotational motion, but here it is only said कि body अगर net force 0 है तो we are saying कि there is no net force, the body is said to be in translational equilibrium। और जैसे मैंने ये कहा कि vector sum of if there are 2 forces or 3 forces, there are n forces acting on a body will be equal to 0, or we can say कि अगर the system is in equilibrium, उस केस में क्या है, the sum of the forces acting along x-axis will be equal to 0, sum of the forces acting on the system along y-axis is equal to 0, and similarly sum of the forces acting on the system z-axis is also equal to 0। उस केस में x एक्सिस के ऊपर भी टोटल फोर्स 0 होगी, y एक्सिस के ऊपर भी 0 होगी, z एक्सिस के ऊपर हर एक्सिस के अलोंग नेट फोर्सेस क्या होंगी, 0 होंगी। क्लियर? तो यहां पे तो फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग वन पॉइंट, जैसे यहां पे दिस पॉइंट, यहां पे दिस पॉइंट, एक्टिंग एट वन पॉइंट, number of forces acting at one point, in that case those forces are said to be concurrent forces, and if vector sum of all these forces is equal to 0, in that case these forces are said to be in equilibrium, or system is said to be in equilibrium if f1 vector plus f2 is 0, this is equal to 0। or in other way we can say when the system is in translational equilibrium, some of the forces along all the direction, means if we are taking x-axis, y-axis, along z-axis will be equal to 0। Here is one very important theorem for the three forces. If there are 3 forces which are acting at a one point, or there are 3 concurrent forces हैं, means एक ही पॉइंट के ऊपर 3 forces एक्ट कर रही हैं और इनका वेक्टर सम क्या है, 0 है। अगर याद रखो कि इफ देयर आर 3 फोर्सेस, मैंने आपको वेक्टर्स में भी बताया था, देयर आर 3 फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट ए वन पॉइंट, अगर उनका वेक्टर सम 0 है तो इट मींस दैट दीस 3 फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। इन तीनों फोर्सेस को हम एक ट्रायंगल की 3 साइडों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन द सेम ऑर्डर। और क्या होता है, क्या बताया था मैंने वहां पे कि if there are 3 vectors which are represented by 3 sides of the triangle in the same order, in that case their vector sum is equal to 0। reason being, इसको मैं फिर दोबारा प्रूव कर सकता हूं, according to triangle of vector addition क्या होगा, according to triangle of vector addition AC vector is equal to क्या होगा, that is equal to AB vector plus BC vector। AC vector क्या है, that is F3 vector, so this will be equal to क्या होगा, F1 vector, sorry AC vector क्या है, this is equal to minus F3 vector, क्योंकि AC vector F3 vector क्या है, CA vector, or we can write this is equal to, we can write AC vector is minus CA vector, this is equal to AB vector plus BC vector, therefore this becomes AB vector plus BC vector plus CA vector is equal to 0। therefore AB वेक्टर क्या है, F1 वेक्टर है, BC वेक्टर क्या है, F2 वेक्टर है, CA वेक्टर क्या है, F3 वेक्टर है, so this is equal to 0। therefore F1 वेक्टर plus F2 वेक्टर plus F3 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? here is very very important theorem, बहुत आपके पास सारे सिलेबस में +1 और +2 के सिलेबस में एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होगा। वैसे वो थ्योरम भी है, रिजल्ट भी है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अदरवाइज भी क्या है, आपके पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, ये 3 फोर्सेस वाला जो कंसेप्ट है आपके सिलेबस में +1 के +2 के सिलेबस में ये बार बार यूज होगा। तो उसके लिए आपके पास एक, वैसे तो उस थ्योरम के साथ भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू इट कि आपके पास व्हेन दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0।
तो दोनों वे से ही मैं सभी क्वेश्चन आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वो थ्योरम बताता हूं फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस व्हेन द थ्री फोर्सेस आर व्हेन द थ्री फोर्सेस व्हिच आर कंकरेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, उसके लिए हमारे पास वो थ्योरम क्या है, दैट थ्योरम इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि अगर आपके पास ये एंगल क्या है, अल्फा है, और ये एंगल क्या है, बीटा है, और ये एंगल क्या है, गामा है। अगर आपके पास F3 और F2 में एंगल अल्फा है, F1 और F2 में एंगल गामा है, F3 में एंगल क्या है, आपके पास बीटा है। तो इसके लिए क्या थ्योरम है आपके पास, व्हाट इज द थ्योरम की अकॉर्डिंग टू दिस लेमीज थ्योरम, व्हाट इज दिस लेमीज थ्योरम, LAMI लेमीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा आपके पास, F1 अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, F3 अपॉन साइन गामा। वैसे ये आपको मैंने वेक्टर्स में करा दिया था, लेकिन एक बार फिर मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं कि कैसे आया ये। दिस इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम। ये किसके लिए है, इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। देखिए हाउ इट कम्स एज दिस इज, अगर ये है तो हमारे पास क्या होगा, F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। क्लियर। ये आपके पास कैसे आया, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस F3 वेक्टर। दोनों तरफ F1 से हम क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, F1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। F1 क्रॉस F1 क्या होगा, 0 होगा। F1 क्रॉस F2 क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर आ जाएगा। माइनस F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। रीजन बीइंग आई टोल्ड यू कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होता है। तो यहां से हमारे पास प्रूफ हो गया कि F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर दिस इज इक्वल टू F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। फिर हम इसी के दोनों तरफ क्या ले लें, F2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो क्या बन जाएगा, ये F2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। F2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, F2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर। माइनस साइन को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस F2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर। तो माइनस F2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर। पहले क्या आ गया था आपके पास, F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया था, F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। From these two equations you can say F1 vector cross F2 vector is equal to F2 vector cross F3 vector is equal to F3 vector cross F1 vector। अगर ये है आपके पास तो इनके मॉडुलस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मॉडुलस इक्वल होंगे तो ये F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर क्या लिख सकते हो, F1 F2 साइन गामा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, F2 F3 साइन अल्फा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, F3 F1 साइन बीटा लिख सकते हो। इस सारे को हम F1 F2 F3 से डिवाइड कर दें, इट इज डिवाइडेड बाय दिस F1 F2 F3 से डिवाइड कर दें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास F1 F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, F2 F3 कैंसिल आउट हो जाएगा, F3 F1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये क्या बन जाएगा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस. डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप देख लीजिए आपके पास ये क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं. These are the two massless strings. इनके दोनों एंड्स ऐसे किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड हैं. यहां पे इनके साथ एक 10 kg का मास अटैच्ड है. दिस इज ए मास ऑफ 10 kg. क्लियर? और ये एंगल क्या दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री. इट इज आस्क्ड कि what are the tensions in the string. स्ट्रिंग में टेंशंस क्या होगी. यहां पे मींस इट इज आस्क्ड कि what is the value of T1 और T2. T1 और T2 की वैल्यू पूछी जा सकती है. अब देखिए, there are here three forces. One is T1, another is T2, another is this weight, another force is this one. What is this force? This force is 100 Newton. 10 किलोग्राम का मतलब है 100 न्यूटन फोर्स, क्योंकि इसका वेट कितना होगा 10 इंटू जी. जी की वैल्यू कितनी है 10 ले लें तो दिस विल बी 100 न्यूटन. नाउ अब हम यहां पे देयर आर थ्री फोर्सेस. ये देखिए, जैसे ये तीन फोर्सेस थी, ये आपके पास T1 है, ये आपके पास क्या है T1 है, ये आपके पास क्या है T2 है, और ये क्या है आपके पास 100 न्यूटन है. मींस दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3. अब F1 की वैल्यू आपके पास क्या है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको T1, F2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे T2, और F3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100. क्लियर? अब बात रही व्हाट आर द अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा क्या है, जो F1 के सामने एंगल दिया हुआ है वो आपके पास अल्फा है. अब ये आपके पास एंगल क्या है, अल्फा है. इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये 60 है तो आपके पास ये एंगल भी क्या होगा 60 होगा. तो आपके पास ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा. क्लियर? और ये 30 डिग्री है तो इधर ये 30 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा. क्लियर? दिस इज 150 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, और ये एंगल क्या होगा आपके पास, दिस इज 90 डिग्री. तो इट मींस दैट आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज हियर 150 डिग्री, और व्हाट इज हियर बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 120 डिग्री, गामा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 90 डिग्री. क्लियर? अब देखिए साइन 150 हमें पता चल जाएगा. साइन 150 का मतलब होता है दैट इज cos 60 डिग्री. cos 60 का मतलब, और यू कैन से दैट इज sin 30 डिग्री. मतलब sin 150 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है. sin 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2 होती है. तो मतलब ये पता है, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, T1 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू T2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू 100/1. तो आपके पास यहां से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 विल बी इक्वल टू 100 into 1/2, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा. तो यहां से हम कहेंगे T1 क्या आ गया 100 into 1/2, दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन. T2 क्या आ जाएगा 100 into √3/2, ये कितना आ जाएगा 50 √3 न्यूटन आ जाएगा. क्लियर? तो आपके पास ये किसकी वैल्यूज आ गई, T1 और T2 की वैल्यूज कैलकुलेट होगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया है कि आपके पास कहीं पे भी देयर आर थ्री फोर्सेस. यहां पे क्या था, देयर इज ए टू स्ट्रिंग्स, एक और दो स्ट्रिंग्स क्या हैं, उसके दोनों एंड्स एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड हैं. दूसरे दोनों एंड ज्वाइन किए हुए हैं, उस ज्वाइन एंड के साथ एक मास हैंग किया हुआ है. ये सारा का सारा सिस्टम क्या है,
इक्विलिब्रियम में है, इट वाज आस्क्ड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। तो हमने क्या किया, लैमिस थ्योरम यूज करके, दैट इज F1 अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन sin गामा, लैमिस थ्योरम यूज करके हमने क्या कर लिया, T1 और T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर। नाउ अब यहां पे क्या है आपके पास, दिस क्वेश्चन मैंने आपको कहा, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी अटेम्प्ट, और किस टाइप से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हियर समेशन ऑफ Fx 0 होगा, समेशन ऑफ Fy 0 होगा, समेशन ऑफ Fz 0 होगा। तो उससे अगर करना हो हमारे पास तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपके पास यहां क्या करेंगे, इसी डायग्राम में अब क्या है, ये आपके पास क्या है, T2 है ना, ये T2 है, और आपके पास इधर ये T2 के हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। T2 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा T2 cos 60 डिग्री, एक इधर होगा T2 sin 60 डिग्री। सिमिलरली आपके पास T1 के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक T1 का आपके पास कंपोनेंट आ गया, दिस इज हियर, व्हाट इज दिस, T1 cos 30 डिग्री, इधर क्या आ जाएगा T1 sin 30 डिग्री। तो इस तरह T1 और T2 को भी हमने दो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब मैं आपको रिजल्ट क्या बता रहा हूं कि व्हाट इज द रिजल्ट, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Fx मींस कि टोटल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक T2 cos 60 एक्ट कर रही है, एक T1 sin 60 एक्ट कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए क्या कहेंगे, T2 cos 60 डिग्री माइनस T1 cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। अब और क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ Fy भी क्या होगा, 0 होगा, समेशन ऑफ Fy 0 मींस आपके पास टोटल फोर्सेज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, T2 sin 60, T1 sin 30, 100 न्यूटन, ये फोर्सेज y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास T2 sin 60 डिग्री माइनस प्लस क्या होगा T1 sin 30 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये 100 को माइनस क्यों किया, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इन दो इक्वेशन से यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू सॉल्व करें। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी है, लैमिस थ्योरम वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा सिंपल है। क्लियर। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो, वेयर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ देयर आर 3, अगर सिंपल 3 फोर्सेज ही हैं तब तो आप उसको डायरेक्टली कोशिश करो कि लैमिस थ्योरम करके ही आप कर सकते हो। इफ इट इज नॉट if it is not 3 forces, there are more than 3 forces, then you can use the result summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equal to 0। अगर z एक्सिस भी है, summation of Fz is equal to 0, मींस जो भी फोर्सेस आपके पास x एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही हैं उन सब का सम को 0 कर दो, जो y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है उनके सम को 0 कर दो, जो z एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है उनके सम को आप 0 कर सकते हो। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कंकरेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। क्लियर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज। व्हाट इज दिस मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज? ये क्या है हमारे पास कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक डबल इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज ए सपोज दिस इज ए डबल इंक्लाइन प्लेन। ये आपके पास एक डबल इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ है, इसके दोनों सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ हैं। इसके टॉप के ऊपर क्या है आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, दिस इज ए फ्रिक्शनलेस पुली।
ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। फिर मैं कह रहा हूं ये जो पुली है इसे हम पुली कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनलेस पुली। दिस इज ए फ्रिक्शनलेस पुली। इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। देयर इज ए वन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दिस इज द इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मींस इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकती। सेकेंडली मासलेस, इसका अपना मास जो है, इस स्ट्रिंग का अपना जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। इट्स ओन मास इज नेग्लिजिबल। और इसके दो एंड्स के साथ, एक एंड के साथ क्या लगा हुआ है, मास m1 लगा हुआ है, और दूसरे एंड के साथ आपके पास एक मास m2 लगा हुआ है। These are the two masses attached with the string। और इस डबल इंक्लाइन प्लेन के जो एंगल हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्लियर? सिचुएशन एक बार फिर समझ लीजिए। दिस इज ए डबल इंक्लाइन प्लेन। ये एक आपके पास डबल इंक्लाइन प्लेन है। इस डबल इंक्लाइन प्लेन के एंगल्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। इनके जो ये सरफेसेस हैं ये स्मूथ हैं, फ्रिक्शनलेस हैं। इसके टॉप एज के ऊपर एक पुली लगी हुई है। दिस इज ए फ्रिक्शनलेस पुली। इस पुली के साथ एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मींस जो कि स्ट्रेच नहीं हो सकती है। और दूसरा जो ये स्ट्रिंग है ये मासलेस है। इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ दो मासेस अटैच्ड हैं। एक के साथ मास m1 अटैच्ड है, दूसरे के साथ मास m2 अटैच्ड है। दिस इज द सिचुएशन। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या है आपके पास, ये जो मास m1 है इसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और इसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। क्लियर? नाउ इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसके वेट के क्या है, दो इफेक्ट्स होंगे। एक इफेक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर सरफेस की तरफ होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, और एक इस वेट का इफेक्ट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा। जो इस डबल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वेट पड़े हुए हैं, इन वेट के दो इफेक्ट्स हैं। एक क्या इफेक्ट है, one effect will be perpendicular to the surface of this inclined plane, and second effect कहां पे आएगा, along the inclined plane। Means, or we can say here weight can be resolved into two rectangular components। यहां पे weight दो rectangular components में resolve हो सकता है। अगर ये एंगल आपके पास अल्फा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा। अब इस m1g को if we are resolving in two rectangular components, one component is this m1g cos alpha, another is this, that is m1g sin alpha। ये आपके पास दो rectangular components आ गए। Similarly इस m2g के भी आपके पास ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। It is also having two components, one is this m2g sin beta, और अनदर क्या होगा, ये m2g sin बीटा। क्लियर? जैसे m1g के आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह m2g के दो कंपोनेंट्स हैं। तो मतलब इस वेट के आपको इफेक्ट कहां देखने को मिल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मिल रहा है, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मिल रहा है। सिमिलरली इस m2g के भी दो इफेक्ट्स मिल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है। तो आपके पास, वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, सिंपल है, लोअर क्लास में पढ़ा, व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन गेट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। एवरी एक्शन गेट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, और दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। कोई भी फोर्स किसी तरह एक्ट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्टेन होगी। अब देखो आपके पास ये वेट, ये एक फोर्स है m1g cos अल्फा, दिस इज नथिंग, दिस इज ए फोर्स। ये फोर्स किधर एक्ट कर रही है, ये सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। जब ये सरफेस को परपेंडिकुलरली प्रेस करेगी तो क्या होगा, ये फोर्स, ये वेट का जो कंपोनेंट है इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा।
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां से आपके पास मीन्स ये m1g cos अल्फा एक आपके पास एक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस एक्शन की हमारे पास क्या ऑब्टेन होगी, रिएक्शन ऑब्टेन होगी, और वो रिएक्शन किधर ऑब्टेन होगी, दैट रिएक्शन इज ऑब्टेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, तो मींस ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, जिसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी आपके पास किसी सरफेस के ऊपर आपके पास कोई वेट पड़ा हुआ है और उस वेट वो जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, सरफेस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। कोई भी मास किसी सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसका जो वेट है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, और उसकी जो रिएक्शन होती है ऑब्टेन होगी वो किधर ऑब्टेन होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्टेन होगी। तो मींस ये जो रिएक्शन ऑब्टेन होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये किसके कारण ऑब्टेन होती है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और वी कैन से व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स आर, ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स आर इज दिस वेट। क्लियर? तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो वर्ड है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मींस जब कभी भी कोई भी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो सरफेस क्या करेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स जिस भी के कारण वो फोर्स एक्ट करेगी, जैसे यहाँ पे वेट के कारण इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तो ये सरफेस इस वेट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसे कि हमने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन होगी। सिमिलरली आपके पास इस m2g b sin बीटा के कारण भी आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन होगी। वो किस डायरेक्शन में ऑब्टेन होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्टेन होगी। क्लियर? अब आपके पास यहां पे एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है m1g sin अल्फा। ये फोर्स इस वेट की एक फोर्स इधर एक्ट कर रही थी, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है। जब ये फोर्स m1g sin अल्फा नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो क्या होगा, इसकी एक रिएक्शन ऑब्टेन होगी। जो रिएक्शन ऑब्टेन होगी वो कहां पे ऑब्टेन होगी, वो स्ट्रिंग के ऊपर ऑब्टेन होगी, और वो जो स्ट्रिंग के ऊपर रिएक्शन ऑब्टेन होगी उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हियर कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब याद रखिए आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। इस मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक आपके पास मास अटैच्ड है इसके वन एंड के साथ, मींस इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इस वेट की जो रिएक्शन स्ट्रिंग के ऊपर ऑब्टेन होनी है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और बच्चों याद रखो ये जो अगर स्ट्रिंग ये मासलेस है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये टेंशन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। अगर मासलेस है, अगर आप इस पॉइंट पे टेंशन देखते हो, इस पॉइंट पे देखते हो, इस पॉइंट पे देखते हो, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम होगी। तभी मैंने आपको कहा था ये जो आपके पास स्ट्रिंग है मासलेस है, इसलिए मासलेस है तो इट मीन दैट इसके हर पॉइंट के ऊपर यहां पे यहां तक टेंशन क्या आएगी, सेम आएगी। रीजन बीइंग कि अगर आपके पास मासलेस है तो अगर इस पॉइंट के ऊपर टेंशन देखते हो तो उसकी वो टेंशन किसी के कारण आएगी, इस वेट के कारण आएगी। अगर ये मासलेस ना हो, अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंशन देखनी है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन वो सिर्फ इस वेट के कारण नहीं होगी, जो आपके पास इस स्ट्रिंग का मास होगा उसके कारण भी आपके पास यहाँ पे इस पार्ट में टेंशन होगी। तो मींस इधर से लेकर आप जब ऊपर तक जाओगे हर पॉइंट के ऊपर मास वेरी करता जाएगा, हर पॉइंट के ऊपर वेट वेरी करता जाएगा, हर पॉइंट के ऊपर वेट वेरी करने से हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या करती जाएगी, वेरी करती जाएगी। तो इसलिए अगर आपके पास स्ट्रिंग का मास भी है तो उस केस में हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो उस केस में हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी, सेम होगी। क्लियर? सिमिलरली आपके पास इस वेट के कारण भी क्या होगी, एक अनदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी अराउंड दिस साइड। और ये आपके पास एक ही स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है,
थ्रू द स्ट्रिंग आपको क्या है, चाहे यहाँ पे फोर्सेस डिफरेंट एक्ट कर रही है लेकिन ये वाली स्ट्रिंग एक ही है, एक जैसी स्ट्रिंग है, तो इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और ये आप इन ब्रीफ यू कैन से, जब अगर इस तरह से पुली के साथ दो मासेस लगे हुए हैं तो आपके पास जो स्ट्रिंग में टेंशन होनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी टुवर्ड द पुली। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमेशा पुली की तरफ ही रहेगी। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ अब आपके पास सपोज कर लेता हूं कि मैं ये सारा का सारा सिस्टम अभी ये व्हाट आई एम कंसीडरिंग कि दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सारा का सारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम में है तो इट मींस दैट ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगी, ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगी, ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगी, ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगी। अगर ये सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो R1 इज बैलेंस विद दिस m1g cos अल्फा, और आपके पास T किससे बैलेंस हो जाएगी, m1g sin अल्फा, और ये T किससे बैलेंस हो जाएगी, दिस T विल बी बैलेंस विद m2g sin बीटा, और R2 किससे बैलेंस हो जाएगा, m2g sin बीटा। तो मींस ये सारी की सारी फोर्सेज आपस में बैलेंस है, ये फोर्स इससे बैलेंस, ये फोर्स इससे बैलेंस, ये फोर्स इससे बैलेंस, ये फोर्स इससे बैलेंस, ये सारी की सारी फोर्सेज क्या है, दे आर बैलेंस्ड विद ईच अदर। अगर ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इफ दिस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम तब क्या होगा, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है और उस केस में क्या है, एक मास क्या है, अगर एक मास आपके पास नीचे जा रहा है, दूसरा मास ऊपर आ रहा है, मींस मासेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ये फोर्स तो इससे बैलेंस है, R2 क्या है, m2g sin से बैलेंस है, ये T जो है m1g sin अल्फा के साथ बैलेंस नहीं है, ये T m2g sin बीटा के साथ बैलेंस नहीं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। हो सकता है कि ये T इससे ज्यादा हो सकता है ये m2g sin बीटा ये T से ज्यादा हो। उस केस में क्या होगा कि आपके पास ये मासेस क्या होंगे, इस डबल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करेंगे। तो इफ सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, और हो क्या रहा है, मास m1 इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, मास m2 इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। मास m1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ, a के साथ। मास m2 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ, a के साथ। तो क्या होगा, इट मींस दैट एक आपके पास ये फोर्स है m1g sin अल्फा। देखो मैं इसको दो तीन वे से कराऊंगा। पहले दिस इज द फर्स्ट वे इसको करने का, ये है दिस इज द फर्स्ट फोर्स दैट इज F1 इज इक्वल टू m1g sin अल्फा। दूसरी फोर्स है आपके पास F2 इज इक्वल टू T। नाउ हियर अगर तो इक्विलिब्रियम में होता है F1 और F2 क्या थे, बराबर थे, बट हियर F1 क्या है, नाउ इट इज नॉट इक्विलिब्रियम, F1 क्या है, ग्रेटर देन F2 है। तो मींस फॉर मास m1 के लिए आपके पास एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है, वो क्या होगी, F1 माइनस F2 होगी। वो फोर्स क्या होगी, F1 माइनस F2 होगी। इस मास m1 के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, F1 माइनस F2। इट मींस दैट मास m1 में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, F1 माइनस F2 divided by m1, और we can see F1 minus F2 is equal to क्या होगा, m1a। Clear? What is your F1? F1 is here m1g sin alpha. What is your F2? F2 is here t. तो this is equal to m1a। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन बन गई, मास m1 की इक्वेशन बन गई। Clear? Similarly अब यहां पे इस t को मैं क्या कहता हूं, F3 कह देता हूं, इस फोर्स को मैं क्या कॉल कर देता हूं, F4 कॉल कर लेता हूं। क्लियर? अब फॉर मास m2, नाउ फॉर मास
m2। m2 के लिए क्या है आपके पास, यहां पे F3 क्या है, ग्रेटर देन F4 है। तो इट मीन दैट मास m2 के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी, F3 माइनस F4। इट मीन दैट मास m2 में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, F3 माइनस F4 डिवाइडेड बाय m2। इट मीन दैट F3 माइनस F4 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, m2a। इट मीन दैट आपके पास T F3 क्या है, T माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m2a। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। मास m1 के लिए इक्वेशन क्या बन गई, m1g साइन अल्फा माइनस t इज इक्वल टू m1a। और मास m2 के लिए इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2a। So this is the first way to write down the equations for mass m1 and m2. Clear? Now another way क्या हो सकता है, mass m1 और m2 के लिए आपने इक्वेशन लिखनी है। ये मैंने mass m1 लिख लिया, mass m1 को सिंपल मैंने इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर? अब देख लिया मैंने मास m1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही है। मास m1 के ऊपर 4 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक जे एक्ट कर रही है, एक जे एक्ट कर रही है, एक जे एक्ट कर रही है, एक जे एक्ट कर रही है। मास m1 के ऊपर एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, वो क्या है, F1 है। एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, वो क्या है आपके पास, F2 है। एक फोर्स इसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, वो क्या है, R1 है। एक फोर्स ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, वो क्या है आपके पास, m1g साइन अल्फा है। तो मास m1 के ऊपर जो भी फोर्सेज एक्ट कर रही है, दिस इज फॉर मास m1। मास m1 के ऊपर जो जो फोर्सेज जिस जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मैंने उसको इंडिविजुअली यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। जब मैं मास m1 को इसके ऊपर जो जो फोर्सेज एक्ट कर रही है उसको मैंने यहां पे शो कर दिया। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, FBD। ये जो डायग्राम बन गई, दिस डायग्राम इज कॉल्ड FBD। व्हाट इज FBD? मींस फ्री बॉडी डायग्राम। इसे हम क्या कॉल करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब कि ये आपके पास इसमें एक चीज और है कि ये जो मास m1 है ये एक्सेलरेट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इट इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, F1 की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रहा है। क्लियर? तो जब हम कोई भी मास है, उस मास के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस हम इंडिपेंडेंटली सारी शो कर देते हैं। जब हम सारे के सारे फोर्सेस इंडिपेंडेंटली शो कर दी, तो ऐसा ही एक डायग्राम बना दी। उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। अब सिमिलरली वी विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2। फॉर मास m2 के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनेगा, फॉर मास m2 के लिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, देखिए। अब m2 के ऊपर देखिए डायग्राम में, m2 के ऊपर इधर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, m2g दैट इज साइन बीटा, m2g cos बीटा। नीचे की तरफ क्या फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज, आई एम सॉरी कि दिस इज नॉट साइन अल्फा, दिस इज cos अल्फा। m2g cos बीटा। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, R2। लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, T। राइट की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, m2g साइन बीटा। तो ये फोर्सेस m2 के ऊपर एक्ट कर रही है, इसको मैंने डायग्रामेटिकली शो कर दिया। अब ये एक्सेलेरेट किधर हो रही है, T की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है, इधर ये एक्सेलेरेट हो रही है। क्लियर? It's clear? So this is the free body diagram। ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, मास m2 का है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया कि बॉडीज के दोनों मासेस के अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। अब हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, यहां से भी वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन। हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब देखिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन वर्टिकल डायरेक्शन। इट मींस दैट हम क्या लिखेंगे,
r1 माइनस m1g cos अल्फा इज इक्वल टू 0, या हम क्या लिख सकते हैं m1g cos अल्फा माइनस r1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, तो इसलिए फोर्स 0 है, तो इट मींस दैट ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं। अब हम देखें फॉर एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो नेट फोर्स क्या होगी आपके पास F1 माइनस F2, इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, मास m1 में एक एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या बनेगी m1a, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m1a, F1 क्या है m1g sin अल्फा, F2 क्या है t है m1g sin अल्फा माइनस t इज इक्वल टू m1a। क्लियर। सिमिलरली मास m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा r2 माइनस m2g cos बीटा इज इक्वल टू 0, और r2 क्या आ जाएगा आपके पास m2g cos बीटा। अब फिर क्या होगा t माइनस m1g sin बीटा इज इक्वल टू क्या होगा m2a, t माइनस m2g sin बीटा इज इक्वल टू मींस ये आ जाएगी आपके पास t माइनस m2g sin बीटा इज इक्वल टू m2a। सो दिस इज द आपके पास इक्वेशन फॉर ए मास m1 एंड m2। नाउ अगर मैं इनको 1 और 2 जो है इक्वेशन, अब ये दोनों इक्वेशन देखिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम से भी लिख ली और वैसे भी लिख ली, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ये तो थोड़ा सा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो दीज फ्री बॉडी डायग्राम आर वेरी हेल्पफुल टू राइट डाउन द इक्वेशंस। अब इसमें ओवरऑल करना क्या चाहते हैं हम, ये जो मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज में हम करना क्या चाहते हैं, जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस समय हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी और किस एक्सेलरेशन के साथ मासेस जो है मूव कर रहे हैं। यहाँ पे m1 जो है दैट इज अंडरस्टूड कि जो अगर मास m1 नीचे जा रहा है m2 ऊपर जा रहा है, हियर अंडरस्टूड कि m1 जो है ग्रेटर देन m2 है, तो किस एक्सेलरेशन के साथ ये मासेस मूव कर रहे हैं। जब ये मूव कर रहे हैं इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली देयर आर टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में वो टेंशन कितनी है, मींस इस मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज में दो चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या है, दूसरी क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये दोनों चीजें हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दीजिए। 1 प्लस 2 करोगे तो ये माइनस टी है, ये प्लस टी है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड में m1a प्लस m2a से a कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि ये m1g sin अल्फा है, ये माइनस m2g sin बीटा ऐड करोगे ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या है m1 प्लस m2 है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाद में। क्लियर, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, दिस इज द एक्सेलरेशन जिसके साथ ये मासेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब हमने क्या किया था, a कैलकुलेट करने के लिए 1 और 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे t कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे राइट हैंड साइड के ऊपर जो m1a m2a से डिवाइड होगा, a आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपल इस इक्वेशन में क्या रह जाएगा, t रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो आ जाएगी आपके पास m1 m2g sin अल्फा प्लस sin बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर, तो ये दो चीजें हमने इसमें कैलकुलेट करनी थी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर, सो
बच्चों दिस इज इसको और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। सो बच्चों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। धन्यवाद।